एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रिवाइज। आज का हमारा टॉपिक है यूनिफॉर्म सिविल कोड। सबसे पहले कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूं, कुछ जानकारी। देखिए, दो तरीके के कोड होते हैं, ठीक। एक होता है क्रिमिनल और एक होता है सिविल। क्रिमिनल कोड यानी कि इसमें असॉल्ट, मर्डर, चोरी हो गई, किडनैपिंग हो गई, ये सब अपराध शामिल होते हैं। और ये अपराध कोई भी व्यक्ति करे, वो किसी भी कम्युनिटी का हो, उन पर यूनिफॉर्म क्रिमिनल कोड के तहत कार्रवाई होती है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे देश में यूनिफॉर्म क्रिमिनल कोड तो पहले से ही मौजूद है। अब बात आती है सिविल की। इसमें प्रॉपर्टी, इनहेरिटेंस, बिजनेस हो गया, फैमिली हो गई, इन सब से जुड़े लॉज, इन सब से जुड़े कानून शामिल होते हैं। और फैमिली लॉज में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू नहीं है, सिविल कोड इसमें लागू नहीं है। यानी कि शादी हो गई, मैरिज, डिवोर्स, तलाक, मेंटेनेंस, भरण पोषण और अडॉप्शन, सक्सेशन, इन सब से जुड़े जो लॉज हैं, जो कानून हैं, पूरे देश में एक जैसे नहीं है। इसीलिए जो यूसीसी है, यूनिफॉर्म सिविल कोड है, वो फैमिली लॉ से ही जुड़ा हुआ है। यानी कि एक ही देश है तो एक ही कानून होना चाहिए पूरे देश में। अब बात कर लेते हैं इसके लीगल डेफिनेशन की। यूसीसी एक लीगल फ्रेमवर्क है जो भारत के सभी नागरिकों पर लागू होगा, चाहे उनका धर्म या उनका समुदाय या उनका लिंग, रेस, कास्ट, चाहे कुछ भी हो, यूसीसी सभी पर लागू होगा। और यूसीसी में विवाह, तलाक, भरण पोषण यानी कि मेंटेनेंस, विरासत, इनहेरिटेंस, अडॉप्शन, गोद लेना और संपत्ति का अधिकार, सक्सेशन ऑफ प्रॉपर्टी जैसे क्षेत्र शामिल होंगे। भारत में वर्तमान की अगर बात करें तो धर्म के आधार पर अलग अलग व्यक्तिगत कानून हैं, डिफरेंट पर्सनल लॉ है, जैसे कि हिंदू विवाह अधिनियम, हिंदू मैरिज एक्ट, मुस्लिम पर्सनल लॉ, मुस्लिम व्यक्तिगत कानून, और क्रिश्चियन मैरिज एक्ट, ईसाई विवाह अधिनियम। और यूसीसी का जो उल्लेख है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, भारतीय संविधान में, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के तहत अनुच्छेद 44, आर्टिकल 44 में किया गया है, जिसका उद्देश्य एक समान लीगल फ्रेमवर्क का निर्माण करना है। अब बात कर लेते हैं इससे जुड़े इतिहास के बारे में, हिस्ट्री ऑफ यूसीसी इन इंडिया। 1947 में हमको आज़ादी मिल गई थी और आज़ादी के मिलने के बाद ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने यूसीसी का सपोर्ट किया था, उसका समर्थन किया था, लेकिन कई धार्मिक समूहों ने उसका विरोध किया। इसी कारण से यूसीसी को डीपीएसपी में रखा गया, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में रखा गया, और जिससे ये नॉन इन्फोर्सेबल बना रहा। लेकिन ये प्रेरणा भी देता रहे, ये एस्पिरेशनल भी बना रहे, इसकी कोशिश की गई ताकि एक दिन ऐसा हो पाए कि हमारे देश में यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड, लागू हो पाए। अब पोस्ट इंडिपेंडेंस की बात कर लेते हैं, स्वतंत्रता के बाद का विकास, उस पर बात कर लेते हैं। 1956 में, 1956 में हिंदू पर्सनल लॉ को हिंदू विवाह अधिनियम और उत्तराधिकार विवाह अधिनियम, हिंदू सक्सेशन एक्ट आदि में संहिताबद्ध कर दिया गया था, उसको कोडिफाई कर दिया गया था। लेकिन ये जो संहिताबद्ध का जो सिलसिला था वो अन्य धर्मों के लिए नहीं लागू हुआ, अन्य धर्मों में ऐसा कोई भी सुधार लागू नहीं हुआ। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। 1985 में क्या हुआ, शाहबानो केस में सुप्रीम कोर्ट ने, सर्वोच्च न्यायालय ने, जो भी तलाकशुदा महिलाएं थी, जो भी डिवोर्स्ड मुस्लिम महिलाएं थी, उनको मेंटेनेंस का अधिकार दे दिया, ठीक है। इससे क्या हुआ कि यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड पर एक बहस शुरू हो गई थी। और 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने 3 तलाक को, जो ट्रिपल तलाक था, उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल, उसको असंवैधानिक घोषित कर दिया, जिसे यूसीसी, समान नागरिक संहिता की एक कदम के रूप में देखा गया कि यस, उसकी तरफ एक और कदम बढ़ाया समाज ने। और 2025 में, जो कि अभी एक बहुत बड़ी न्यूज़ थी, कि उत्तराखंड ने यूसीसी को लागू कर दिया है, उत्तराखंड यूसीसी को लागू करने वाला पहला राज्य बन गया। अब उसके कुछ आर्गुमेंट्स फेवर में क्या हो सकते हैं, जैसे कि जेंडर इक्वालिटी, लैंगिक समानता। आज भी कई पर्सनल लॉ हैं, कई व्यक्तिगत कानून हैं जो डिस्क्रिमिनेटरी हैं, जो महिलाओं के खिलाफ हैं। ऐसे कानून हैं जो महिलाओं के हित में नहीं हैं, जैसे कि पॉलीगमी इन मुस्लिम लॉ, ठीक है, और पॉलीगमी यानी कि बहुविवाह,
और असमान अधिकार है उनको, अनइक्वल इनहेरिटेंस राइट है, असमान उत्तराधिकार अधिकार, जो उनका अधिकार है वो बराबर नहीं है इनहेरिटेंस में, और नेशनल इंटीग्रेशन भी क्वेश्चन में आ जाता है, राष्ट्रीय एकीकरण। अगर एक समान कानूनी प्रणाली होगी, एक यूनिफॉर्म लीगल सिस्टम होगा, इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो उससे राष्ट्रीय एकता मजबूत होगी, इट विल स्ट्रेंथन नेशनल यूनिटी, और धर्म के आधार पर जो विभाजन होता है उसको वो दूर कर देगी। जो ये अगर एक यूनिफॉर्म लीगल सिस्टम होगा तो इससे ये इसको मजबूती मिलेगी, और इससे क्या होगा कि जो लीगल सिस्टम है वो भी सिंपल हो जाएगा, वो उसका सरलीकरण हो जाएगा। अगर एक जैसा कानून होगा तो उससे जो कानूनी जटिलताएं हैं, जो भी कॉम्प्लेक्सिटीज हैं वो कम हो जाएंगी, और जो न्याय है, जो जस्टिस है वो ज़्यादा एक्सेसिबल हो जाएगा, वो सबको मिल सकेगा। और संवैधानिक जो प्रोमिसेस थे उसकी तो पूर्ति हो ही जाएगी, क्योंकि आर्टिकल 44 में, अनुच्छेद 44 में तो लिखा ही है, इसको मेंशन किया गया है। अगर उसके तरफ एक कदम बढ़ता है तो उसको बढ़ावा मिलेगा, यूसीसी को बढ़ावा मिलेगा, इसलिए इसे लागू करना संविधान के दृष्टिकोण से अनुरूप होगा। इट विल इम्प्लीमेंटिंग इट वुड अलाइन विद द कॉन्स्टिट्यूशंस विजन। अब जो लोग इसके अगेंस्ट में है उनका भी एक दृष्टिकोण है, वो उस पर बात कर लेते हैं। ये है कि धार्मिक स्वतंत्रता के लिए खतरा होगा। जो लोग इसके सपोर्ट में नहीं है, उनका आलोचक मान लीजिए, उनका तर्क होता है कि यूसीसी आर्टिकल 25 अनुच्छेद 25 के विपरीत है, उसमें हस्तक्षेप करता है, जो धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी देता है। आर्टिकल 25 में इट गारंटीज रिलीजियस फ्रीडम। उसी तरीके से हमारे देश में बहुत सारी डाइवर्सिटी है। अगर भारत विविध संस्कृतियों का घर है, इट इज़ होम टू डाइवर्स कल्चर, और एक ही कानून सब पे लागू होना शायद वो जस्टिफाई नहीं होगा। और क्योंकि बहुत सारी डाइवर्सिटीज़ हैं, बहुत सारे धर्म हैं, तो उसके उसके इम्प्लीमेंटेशन में, उसके कार्यान्वयन में भी बहुत चुनौतियाँ होंगी। अलग अलग सांस्कृतिक मानदंड है हमारे देश में, और इसके कारण एक न्यूट्रलिटी मेंटेन करना, एक निष्पक्ष और तटस्थ यूसीसी को परिभाषित करना शायद मुश्किल होगा। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा, और अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, और इसे सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।